हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। इंडियाज गॉट लेटेंट, इस शो का नाम आपने जरूर सुना होगा। जनवरी फरवरी में जो कंट्रोवर्सी हुई, उस कंट्रोवर्सी के बाद जो बहुत से मुद्दे शुरू होने लगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितने हद तक जायज है, कितनी नहीं, क्या इसमें भी लिमिटेशंस होने चाहिए, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे जो भी चीजें परोसी जा रही हैं वो कितनी तार्किक हैं। बहुत बहसें हुई, बहुत चीजों को बैन किया गया, बहुत लोग खुद से बैन हो गए, क्रिटिसिज्म देखने को मिला हमें। हाल ही में जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने ये डिसेंट पे एक बात भी भूली कि डिसेंट इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन आप कुछ भी अन्यथा यूं ही अपलोड कर देते हैं तो करोड़ों अरबों लोग देखते हैं, और अगर उससे किसी भी वर्ग को अगर आप टारगेट करते हैं तो करोड़ों अरबों लोग टारगेट भी हो जाते हैं, यानी कि विक्टिमाइज्ड भी हो जाते हैं। इनका इशारा था जो इंडियाज गॉट लेटेंट में दिव्यांग लोग हैं, डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उनको लेके जो मजाक उड़ाया गया। हालांकि जो प्रोग्राम के कन्वीनर हैं बलराज घई और जो मेन होस्ट जिनके नाम पे शो चलता है समय रैना, उन दोनों ने जिस बिंदु को रखा वो भी एक हद तक तार्किक था, लेकिन जिस स्तर की बात जस्टिस सूर्यकांत ने कही है उसको भी सुना जाना चाहिए, क्योंकि ये न्यूज में भी लगातार रही। ठीक, अब चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा कि जो यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है उसके विनियमन के लिए जो केंद्र सरकार है यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे कानून बनाना चाहिए। ठीक है, हम कुछ भी मैटर लिखते हैं, वीडियो बनाते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाल देते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। इसको लेके भी एक क्या टारगेटेड विनियमन हो, सख्त विनियमन हो कि किसी वर्ग को, किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की अवहेलना या किसी प्रकार की ऑनलाइन बुलिंग का सामना न करना पड़े। ठीक है, तो इसको लेके बड़ा ही इशू क्रिएट हुआ था, और अभी उन्होंने कुछ उस समय जो कॉमेडियंस थे, समय रैना, निशांत तन्वर, बलराज घई, विपुल गोयल और भी जो थे, उनको बोला कि आपने जो दिव्यांगों का मजाक उड़ाया है, पहली बात तो उसके लिए उसको रेक्टिफाई कीजिए। तो इसको आगे देखेंगे, इसके विभिन्न विषयों पे हम एनालिसिस करेंगे और देखने समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो रिपोर्ट है, ये जो न्यायालय का आदेश है, ये क्या कहता है क्या नहीं। इसके पहले बस इतना बताता चलूं आपको कि ये मामला जो पहली बार जब सामने आया, जब आपने देखा होगा कि वो रणवीर अहलाबादिया का जो स्टेटमेंट आया था वो बड़ा फेमस हुआ था, जो कि अननेसेसरी लगा भी था। उसके बाद ही ये सारा जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, और लगातार सुप्रीम कोर्ट बनाम स्टेट कोर्ट्स बनाम जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत से इश्यूज कंट्रोवर्सी आपको देखने को मिली थी। बताता चलूं, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, आप स्कैन करके जुड़ जाइए, यहीं पे मुलाकात बात आपसे होगी, है ना। चलिए बात करते हैं किस चीज़ की, कि मुख्य बिंदु क्या है, इसके की इश्यूज क्या है, इससे जुड़े, उन पर बात कर लेते हैं। तो देखिए न्यायालय ने क्या पक्ष उठाया उसको देख लेते हैं। पहले तो न्यायालय ने क्या कहा कि जो ये इस प्रकार के कंटेंट क्रिएशन हो रहे हैं, इनमें किसी प्रकार की जवाबदेही का अभाव दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है, अभाव दिख रहा है। कोई भी व्यक्ति अपना यूट्यूब चैनल बना सकता है, किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता। इतने गैर जरूरी कंटेंट बन जाते हैं, ऐसे लोग यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, अश्लील कंटेंट डाल देते हैं, कुछ भी अल्ल बल्ल लिख के बोल के डाल दिया जाता है। इस पे कोर्ट जो है वो गंभीर है। कांत ने क्या कहा, सूर्यकांत साहब ने क्या कहा कि बहुत अजीब है कि कोई अपना चैनल बनाए और किसी के प्रति उत्तरदायी ना हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मिलियंस लोग देख रहे हैं, आपने देखा हो कैसे वो महिला अजीब से ड्रेस पहन के पढ़ाई करती थी, गंदे अश्लील शब्दों का प्रयोग शिक्षा में किया जाता है, इस प्रकार की चीजें। ठीक है, तीव्र प्रसार की समस्या एक्सप्लोर जो होती है, मतलब एक बार वीडियो वायरल हो गया तो गंदी से गंदी चीज वायरल हो जा रही है, आपत्तिजनक सामग्री सेकंडों में वायरल हो जाती है, टेक डाउन में 24 घंटे लगते हैं, तब तक नुकसान हो चुका होता है। ठीक है, सोशल मीडिया की सीमा पार प्रकृति नियंत्रण को कठिन बनाती है। ठीक है, तो सोशल मीडिया की प्रकृति है कि कहीं भी चला जाता है, आप कैसे कंट्रोल करोगे? यहां से आपको बैन कर दोगे, कहीं पे किसी और नेटवर्क में कोई और डाउनलोड करके कहीं और पे वो अपलोड हो जाएगा, है ना। इसी में आगे की अगर बात देखी जाए तो और क्या इश्यूज हैं,
पीड़ितों का संरक्षण, जैसे दिव्यांगों का अगर मजाक उड़ाया गया तो व्हाट अबाउट देयर वेलफेयर, देयर आर सो मेनी पीपल हु फील विक्टिमाइज्ड आफ्टर सच कंटेंट्स, उनके लिए क्या होगा। लाखों निर्दोष लोग क्या हैं, अश्लील, अपमानजनक या राष्ट्र विरोधी सामग्री के शिकार होते हैं और वो उसके प्रभाव में आ जाते हैं। ऐसे ही उनके पास कोई मंच या आवाज नहीं होती। जब तक ये न्यायालय पहुंचते हैं क्षति हो चुकी होती है, नुकसान हो चुका होता है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी पड़ती, जो कि बहुत गलत है, सरासर अन्याय है। स्व विनियमन की विफलता क्या है भाई, लोगों का जो कॉन्शियंस है वो तो काम कर सकता है ना कि भाई हम गलत कर रहे हैं क्या, अगर गलत कर रहे हैं तो कैसे रेक्टिफाई किया जाए, लेकिन ये रेक्टिफिकेशन हो नहीं रहा। उम्र चेतावनी और डिस्क्लेमर पर्याप्त नहीं है। आप सबको पता है कि इसमें कितनी कंट्रोवर्सी है और किस प्रकार से कोई भी बच्चा, कोई भी बुजुर्ग कैसा भी रील अपलोड करने पे ध्यान देता है, उसकी वैल्यू एडिशन पे, वैल्यू क्रिएशन पे ध्यान नहीं देता है। ठीक है, वर्तमान कानूनी ढांचा क्या कहता है, जो करंट लीगल फ्रेमवर्क है। सूचना प्रौद्योगिकी जो नियम है 2021 के, इन पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम जो है, ये क्या क्या कहते हैं, प्रावधान क्या कहता है, मध्यवर्तियों के लिए उचित सावधानी। यूट्यूब, फेसबुक, ये जो इंटरमीडिएट्स हैं, इनके लिए क्या है, सावधानी की बात क्या है कि आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने पर रोक। जैसे यूट्यूब पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कुछ ऐसे शब्द है जिनका प्रयोग करोगे तो वो डिमोनेटाइज हो जाएगा, उसकी व्यूज की जो रीच है वो कम कर दी जाएगी, ऐसी चीजें होती हैं। पर ऐसे बहुत से कंटेंट है जो बीच रास्ते से, सुमड़ी से निकल जाते हैं और वो बहुत फैल जाते हैं ना। शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जाए ताकि कोई कॉल कर दे, आप उसको चेक कीजिए, तुरंत ब्लॉक कीजिए उसको। ठीक है, सरकारी आदेश का 24 घंटे में अनुपालन हो, ये निर्देश है। ठीक है, महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती SSMI के लिए, मतलब SSMI वो जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इन सब की बात हो रही है ना, इंस्टाग्राम। मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति की जाए जो इसको पालन कराना सुनिश्चित करे। निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति हो, शिकायत अधिकारी जिसके पास रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। ठीक है, नोडल संपर्क व्यक्ति की, जो व्यक्ति से कांटेक्ट करके बताए कि क्या ग्रीवांस है। और इस प्रकार की चीजों पे जब काम किया जाएगा तो हमें एक चीज और पता चलेगा कि कहीं ना कहीं चीजें सही रास्ते पे जा रही हैं। त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र हो, जिसमें पहले स्तर पे प्रकाशकों, मतलब कि जो लोग पब्लिश कर रहे हैं वो खुद से बताएं कि नहीं, सब मैटर, सारा मैटर सही है। दूसरा, जो उनके जो ग्रुप हैं, जो ग्रुप ऑफ यूट्यूबर्स हैं, वो इसको कहें कि नहीं, हमने नियम बना दिया है कि हमारे ग्रुप का जो यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, वो इस प्रकार का कंटेंट नहीं डालेगा। तीसरा, केंद्र सरकार द्वारा निगरानी, जो केंद्र सरकार है वो भी निगरानी करे अपने स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा, या किसी प्रकार की ऐप डेवलप हो जाए जिससे निगरानी हो सके। 3 प्रकार की निगरानी की बात हुई है। डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता की बात हुई, क्या कि उम्र उपयुक्त वर्गीकरण किया जाए, वो 18+ चेतावनी आती है, पर आप सबको पता है कि बच्चे आजकल माँ बाप का फोन ले लेते हैं और उसमें से देखने लगते हैं कंटेंट। ठीक है, वयस्क सामग्री के लिए पहुंच की नियंत्रण की बात हो, फिर से वही बात कि बच्चे, आप उनको अलग मोबाइल दे भी दो तो उनको अपने मम्मी पापा का मोबाइल चाहिए, फिर मम्मी पापा के मोबाइल में तो 18+ का मटेरियल आ रहा होगा, वो बच्चा वही कंज्यूम भी करेगा। ठीक है, माता पिता के नियंत्रण की सुविधा, यस, कुछ ऐसा हो कि इतने स्मार्टफोन हो कि वो इस बात को ऑब्जर्व कर सके जो देख रहा है वो यंग बच्चा है, बुजुर्ग है कि क्या है, और उस हिसाब से वो चीजों को मैनेज कर सके। ठीक है, ठीक है, कुछ और सॉल्यूशंस क्या हैं। स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय की बात की गई कि निजी प्रसारकों को, सुप्रीम कोर्ट ने जो सॉल्यूशंस बताए कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, निजी प्रसारकों या सरकार, लिखा है ना कि निजी प्रसारकों या सरकार से स्वतंत्र एक निकाय हो जो किसी के दबाव में काम ना करे, पॉलिटिकली भी और उनके लिए भी नहीं। ठीक है, तकनीकी विशेषज्ञों और न्यायिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों द्वारा एक समिति बने जो इस बात की जांच करे कि चीजें कितनी रेगुलेटेड है, कितनी नहीं। प्रथम दृष्टया, ठीक है, प्राइमा फेसाई, इस बात को भी चेक किया जाए वो जो सामग्री है पहली दृष्टि में क्या गलत दिख रही है, अगर दिख रही तो तुरंत उसको जांच के घेरे में रखा जाए, है ना। उम्र सत्यापन प्रणाली, आधार या पैन आधारित उम्र जांच हो कि भाई अब मैं अगर अकाउंट बनाऊं और मैंने डाल दिया कि उसमें 26 वर्ष उम्र, तो मान लेते आधार थोड़ी मांगता है मेरा, लेकिन इस प्रकार से होगा तो हो सकता है कि कोई 12 साल का लड़का जो 22 साल बन के अपना अकाउंट बना रहा है उसको भी वहां पे धरा जा सके, है ना। केवल चेतावनी से आगे बढ़कर वास्तविक सत्यापन हो, मतलब सिर्फ चेतावनी की बात ना, वास्तविक रूप से सत्यापित किया जाए कि जो देख रहा है, जो हमारा कंज्यूमर है वो किस उम्र का है ना। वयस्क सामग्री तक पहुंच से पहले अनिवार्य जो है, वयस्क सामग्री तक जो पहुंच से पहले जो अनिवार्य कानून है, नियम कानून है, इनकी भी वहां पे व्यवस्था प्रॉपर की जाए। इसके अलावा क्या है, न्याय निवारक तंत्र, क्या कि सामग्री ऑनलाइन होने से पहले उसकी सुरक्षा की बात हो, घटना के बाद दंड के बाद जाए, वही ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उस पर फोकस किया जा रहा है कि पहले ही उसको स्क्रूटनाइज कर लिया जाए। ठीक है,
गलत सूचना के प्रसार को रोका जाए और इस प्रकार के जो लोग करते हैं उनको ब्लॉक भी मारा जाए, ठीक है, उनके चैनल्स को ब्लॉक किया जाए। नए दिशा निर्देशों के लिए सार्वजनिक परामर्श की बात किया कि सरकार को व्यापक सार्वजनिक परामर्श करना होगा, लोगों से डिस्कशन करना होगा कि आप किस किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं और उस आधार पे नियम कानून बनाए जाएं। सभी हितधारकों की भागीदारी, मैं बताना चाहता हूं कि यहां पे भी पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जरूरी है, और पब्लिक प्राइवेट में आप पीपल को जोड़ दीजिए तो पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप जरूरी है, ताकि हर हितधारक शामिल हो सके नियम कानून में भी, चूंकि उन्हीं को कंज्यूम करना है तो वो भी शामिल हो भाई, है ना, और पारदर्शी प्रक्रिया हो ताकि किसी का किसी प्रकार का नुकसान न हो। एक बड़ा फेमस केस था श्रेया सिंघल का केस, यह ऐतिहासिक निर्णय है। क्या हुआ था इसमें? 2012 में मुंबई में दो लड़कियां, जब आपको पता है कि जो बाल ठाकरे की जो शव यात्रा थी उस पर बहुत से पोस्ट आए थे प्रोज एंड अगेंस्ट में, तो जो शाहीन धड़ा और रीनू श्रीनिवासन थी, इन्होंने फेसबुक पे बाल ठाकरे की मृत्यु पे के बंद में विरोध में जो बंद लगा दिए थे, जाम लग गया था, उसके खिलाफ इन्होंने पोस्ट डाली थी। तो आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और बड़ा विरोध हुआ था, शिवसेना ने बड़ा इनका विरोध किया था। लेकिन जब ये श्रेया सिंघल के केस में ऐतिहासिक निर्णय क्या आया कि जो धारा 66A था उसको पूरी तरीके से असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। न्यायमूर्ति चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति नरीमन की पीठ ने क्या कहा कि यह प्रावधान जो है धारा 66 है, ये अस्पष्ट है और अति व्यापक है, कुछ ज्यादा ही ब्रॉड है, मतलब इसको स्पष्ट इसकी परिभाषा नहीं है, कहीं पे भी किसी को भी शामिल कर लेगा, तो उसको हटाया जाए। असुविधा, परेशानी और अपमान जैसे शब्दों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, ठीक है। मेरे ठीक तरीके से पानी न पीने पे भी कुछ ऐसे मेरे मित्र हैं जिनको लगता है कि आपने सलीके से पानी नहीं पिया, तो वो क्या हो जाते हैं, वो उनको असुविधा होने लगती है। और ऐसे भी लोग हैं जो उसी पानी में लोगों को डुबो के मार देते हैं और लोगों को असुविधा नहीं होती है। तो ये परिभाषा कौन डिसाइड करेगा? अगर आप कानून बना रहे हैं तो आप बेहतर तरीके से डिसाइड कीजिए, ठीक है। अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों की सीमा से ये बाहर था, जो यहाँ पे भाई पोस्ट किया था, अपनी टिप्पणी दी थी। मुक्त भाषण पे जो चिलिंग इफेक्ट डालता था, ठीक है, कि भाई मुक्त भाषण जो करना चाह रहा है, और ऐसा कुछ डेरोगेटरी नहीं था। हाँ, जरूर था कि जो जाम से अव्यवस्था फैल रही थी उस पर प्रश्न उठाया गया था, है ना। महत्व क्या इसने कहा था कि डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत मजबूत करने वाला यह नियम था, है ना। ऑनलाइन अभिव्यक्ति को पारंपरिक भाषण के समान संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया इसके द्वारा, बड़ी बात थी इस केस की, ठीक है। चलो, निष्कर्ष के तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि यस, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भारत में डिजिटल कंटेंट रेगुलेशन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां अब कहा जा रहा है कि नहीं, नाउ वी नीड टू रेगुलेट इट एट एनी कॉस्ट, करना ही होगा वरना चीजें हाथ से निकल जाएंगी। आपके में रिव्यूज़ का, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ का जरूर मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या कहते हो कि ये जो निर्णय है कितना सही है, कितना गलत है। मुख्य संदेश क्या था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अमूल्य है लेकिन असीमित नहीं है। जवाबदेही आवश्यक है, विशेष रूप से जब कॉमर्शियल इंटरेस्ट जुड़े हों तो जवाबदेही भी आवश्यक है। निवारक तंत्र घटना के बाद के उपायों से बेहतर, मतलब पहले ही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बीमारी होने के बाद इलाज करने से पहले बीमारी को होने ही न दिया जाए। स्वतंत्र निरीक्षण सरकारी नियंत्रण या सेल्फ रेगुलेशन से बेहतर है, ठीक है। ऊपर से एक इंडिविजुअल पार्टी हो जो चेक करे कि कहां गलत और कहां सही हो रहा है, इन सब बिंदुओं पे बात हो। और सार्वजनिक परामर्श किसी भी विनियमन का आधार होना चाहिए। तो पब्लिक, पीपल एंड जो प्राइवेट वाली है, तो PPPP मॉडल, 4P मॉडल जो है वो इस पे काम आएगा, तब चीजें बहुत बेहतर होंगी। अच्छा, बताता चलूं कि अचीवर सेल चल रही है और कल खत्म हो जाएगी, तो इस सेल का लाभ, मैक्सिमम लाभ उठाने के लिए आप क्या करिए, स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। वहां पे आप जाएंगे तो हमारे 2027 और 2028 के जो हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैचेस हैं, आप इनमें जुड़ सकते हैं। ये प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाले बैचेस हैं, इनकी जानकारी जरूर देखिएगा। नीचे लिंक भी दी होगी, हमारे ऐप को इंस्टॉल करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाभ उठाएं, विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो देख रहे हैं कितने कम दाम में आपको 2027 का बैच मिल रहा है, मैक्सिमम डिस्काउंट पे, तो आप जुड़ सकते हैं। सेम गोज विद हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का ये जो बैच आप देख रहे हैं यहाँ पे 2027-28 का जो बैच है, जो दरअसल मलिक मोहम्मद जायसी से शुरू हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत है उसकी स्टोरी क्या है, उसको भी मैंने इस पे वीडियो किया है, कल आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो नवंबर का बैच है इसमें भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इस सेल के दौरान, तो चूकना नहीं है, ध्यान रखिएगा। 30 तारीख तक ये सेल चलेगी, उसके बाद ये सेल क्लोज हो जाएगी, ठीक है। चलिए, मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम है, स्कैन करके यहाँ पे जुड़ जाइए। यहाँ पे बात, मुलाकात, डिस्कशन, UPSC का सारी चीज़ें होंगी, बात आपसे यहीं पे होगी, PDF वहीं मिलेगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और कमेंट करते जाइएगा कि आपकी क्या राय है। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।